लिक्विडिटी परफॉर्मेंस के बारे में कि लिक्विडिटी परफॉर्मेंस कैसे होती है। हमने ऊपर बात करी थी कंपनीज की लिक्विडिटी रेशोज़ के बारे में कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। उसमें हमने 3 रेशोज़ देखी थी, करंट, क्विक एंड कैश। अब हम देखेंगे कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये रेशोज़ को हम लगाते कैसे और हमें कैसे पता चलता है कि कंपनी लिक्विडिटी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। सो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कंपनीज की फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन में कि कंपनी का लिक्विडिटी कैसे परफॉर्म हो रहा है। फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन में हम सबसे पहले निकालेंगे कंपनी की करंट रेशो। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, राइट। सो अब हम यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को उसकी पोजीशन पे डालेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि कंपनी के करंट एसेट्स क्या करंट लायबिलिटीज मीट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर हम देखें 2025 की ये बैलेंस शीट है, राइट, और ये है 24 की। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ टोटल करंट एसेट्स हैं मेरे पास 2025 के, वो हैं 2,36,792 और 24 के हैं 2,34,253 मिलियन में है ये डेटा। ठीक है, ये सारा डेटा हमारा मिलियन में है, बट हमें डेटा कैसे मिलता है इसमें? टाइम्स में। ओके, करंट एसेट, क्विक एसेट्स और क्विक रेशो, करंट रेशो एंड कैश रेशो, ये तीनों हमें टाइम्स में मिलती है। सो लेट्स टॉक अबाउट करंट एसेट्स, और ये है हमारे करंट लायबिलिटीज का टोटल 1,26,740 मिलियन, 1,26,166 मिलियन। तो हमें बस इन दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, हमें इन दोनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड करना है, इंटर रिपोजिट नहीं। बेसिकली आपको इस नंबर को इससे और इस नंबर को इससे डिवाइड करना है, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो 2025 की अगर मैं रेशो निकालने की ट्राई करूं कि 2025 में मेरा जो रिजल्ट था वो था कुछ 2,36,792 मिलियन। हम एज इट इज नंबर लिख देते हैं और 1,26,740 मिलियन। तो मेरा कुछ आंसर आ रहा है करंट रेशो में, 1.868। ठीक है, हम इसको ले लेते हैं 1.868 मेरा 2025 में आ रहा है। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड रेशो से कम हुआ। हमारा जो एवरेज है वो है 2:1, कि हम ये एजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि 2:1 अगर कंपनी की करंट रेशो है तो वो कंपनी अच्छी लिक्विडिटी परफॉर्म कर रही है, मिनिमम होनी चाहिए। 2.5 और अच्छी है, 3 और अच्छी है, 3.5 और अच्छी है। लेकिन यहाँ पे कंपनी का एक लिक्विडिटी कंसर्न आ जाता है। अब हमें दूसरी चीज़ चेक करनी है। तो पहली चीज़ तो हमें पता चल गई कि एवरेज रेशो से तो ये कम है। अब मुझे चेक करना है कि अब पिछले साल से इस साल कोई इंप्रूवमेंट हुआ है या फिर पिछले साल से इस साल डिक्रीज हुआ है। बिकॉज अगर मैं कम से कम पिछले साल के डेटा से कंपेयर नहीं करूंगा तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि कंपनी लिक्विडिटी इंप्रूव कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है, राइट। अगर मान लो आज 1 है और अगले साल कंपनी 2 पे चली जाती है तो कंपनी इंप्रूव कर रही है। लेकिन अगले साल है 2, उससे अगले साल 1.5 हो गया तो कंपनी डिक्रीज कर रही है ना, कंपनी इंप्रूव नहीं कर रही। तो इसीलिए मेरे को करंट रेशो को 2 चीज़ों में चेक करना है। एक, एवरेज 2:1 है कि नहीं, ये नहीं है। दूसरी चीज़, पिछले साल से कंपेयर करो, लेकिन 1 साल से नहीं करेंगे, कम से कम 5 साल से करना है, 10 साल से करना है। बट अभी के लिए सिनेरियो हम समझ रहे हैं 2025 और 2024 का हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि कंपनी ने लिक्विडिटी अच्छा परफॉर्म किया या फिर नहीं। ये कोई जजमेंट नहीं है, ये सिर्फ रेशो एनालिसिस है। आपको जजमेंट लेने के लिए कम से कम 5 से 10 साल का बैलेंस शीट लेना, उसमें से कंपैरिजन करना, आपको अपने आप रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप एक्सेल में कर सकते हो। सो 2024 में थे 2,34,253 मिलियन और नीचे था 1,26,166 मिलियन। मतलब कि कंपनी के जो करंट लाइबिलिटीज थी, करंट एसेट्स ज़्यादा है करंट लाइबिलिटी से, लेकिन हमारा रिजल्ट आ रहा है 1.856। मतलब कि पिछले साल से बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 0.1 में आप कह सकते हैं कि कंपनी ने इम्प्रूव किया है। 0.1, ठीक है, 0.13 ऐसे समथिंग इसने कंपनी ने इम्प्रूव करा है, जो कि एक बहुत ही नॉट लाइक एक एजम्पशन ले सकते हैं कि कंपनी इम्प्रूव कर रही है, लेकिन बहुत ही माइनर केस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपनी की लिक्विडिटी दोनों के कंसर्न में रहें तो अच्छी नहीं है, लेकिन आप लास्ट 5 to 10 ईयर्स की बैलेंस शीट देखना, तब जाके थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर पिक्चर मिलेगी। लेकिन अभी के लिए 2 चीज़ें हमने चेक करी, कंपनी की करंट रेशो हमें चेक कैसे करनी है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। लेकिन सिर्फ उस पर जज नहीं करना, आपको पिछले 5 से 10 साल का डेटा से
कंपैरिजन भी करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया, इंक्रीज हुआ है लेकिन ज़्यादा कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर पिछले सालों में से गिरती आ रही है, जैसे इस साल पिछले साल से इस साल इंक्रीज हुई है 0.13 कुछ इंक्रीज हुई है, लेकिन और अगर ऐसा हो रहा है कि पिछले साल गिर रही थी और गिरते गिरते यहाँ पे 1.86 पे आ गई है, तो कंपनी की अच्छी लिक्विडिटी नहीं है। आप कंपैरिजन कीजिए, एक्सेल में एक शीट बनाइए, अगर 2:1 वो क्रॉस कर जाता है तब ये कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी बन जाएगी। अभी के लिए फिलहाल जो 2025 तक का डेटा कह रहा है वो 1.86 है, जो कि लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्विक रेशो। अब हम बात करेंगे क्विक रेशो की, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2025 में कंपनी की लिक्विडिटी आई थी 1.868 और 2024 में आई थी कंपनी की लिक्विडिटी 1.856 आई थिंक, राइट, 856। अब हम बात करेंगे कंपनी की क्विक रेशो के बारे में। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या था? क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, राइट। अब ये क्विक एसेट्स कैसे निकलते हैं यहाँ पे देखते हैं। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला था करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो हमें मिल जाते हैं क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज आपको मिल जाएंगे क्विक रेशो। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। सो अगर मैं बात करूँ करंट एसेट से ही क्विक एसेट्स निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिख रहे, लेकिन इन्वेंट्री दिख गया। तो मुझे क्या करना है, बस टोटल में से इन्वेंट्री का अमाउंट माइनस करना है। तो 2,36,792 मिलियन में से 394 मिलियन हम माइनस कर देंगे, तो हमारा जो करंट क्विक एसेट्स हैं वो बच जाएंगे 2,36,398 मिलियन। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। तो 2025 का अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, 2025 का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मुझे क्या करना है, क्विक रेशो निकालनी है, ठीक है। क्विक रेशो आएगी 2,36,398 डिवाइड बाय, ठीक है, 1,26,000। आपको डिवाइड करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ही करना है, उसका कुछ चेंजेस नहीं है। तो अगर हम देखें तो 1.86 आ रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। 1.86 आ रही है, 1.865। ज़्यादा फर्क नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इन्वेंट्रीज का अमाउंट इतना बड़ा था ही नहीं। तो क्विक रेशो और करंट रेशो अगर हम देखें तो बिल्कुल सेम ही है, 1.865 है, 1.686 आई थिंक कितनी थी, 1.868 थी। तो अगर हम देखें तो 2025 में मेरी जो क्विक रेशो आई है वो 1.865 आई है, ज़्यादा फर्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरे करंट इन्वेंट्रीज इतनी ज़्यादा नहीं थी। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें इन्वेंट्रीज का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्विक रेशो में भी बहुत बड़ा वेरिएशन आता है। तो अगर मैं देखूं कंपनी की एक साल की लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो इमीडिएट लिक्विडिटी है, जो कि अगले 6 महीने में अगर मुझे कंपनी की लिक्विडिटी चेक करनी है, तो वो लिक्विडिटी कंपनी की अच्छी है, ठीक है। अब दूसरी चीज, पहली चीज हमने ये कर ली, एवरेज से कंपेयर कर लिया। अब दूसरी चीज हम क्या करेंगे, दूसरी चीज हम करेंगे कंपनी के पिछले साल के डेटा से कंपेयर, ठीक है। पिछले साल का अब हम कैसे लेंगे, अभी के लिए हम 2024 और 25 ले रहे हैं, लेकिन आपको कम से कम 5 से 10 साल लेना चाहिए, तब जाके एक अच्छा जजमेंट मिलता है। अब हम चेक करते हैं 2024 में कैसा चल रहा है, ठीक है। 2024 में भी हम सेम प्रोसेस रखेंगे। करंट एसेट्स ये रहे, इसको हम इसमें से माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटी से, ठीक है। सो आपका एक सेकेंड, यहाँ पे हम थोड़ा अमाउंट देख लेते हैं। 2,34,253 मिलियन, 2,34,253 मिलियन में से 375 मिलियन आप माइनस कर दोगे, तो आपको बचेंगे 2,33,878 मिलियन, जिसको आपको डिवाइड करना है 1,26,166 मिलियन, ठीक है। तो 233,878 डिवाइड बाई 126,166, तो आपका आंसर आएगा 1.853, 1.853। तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 1.853, मतलब पिछले साल से इस साल इम्प्रूव हुआ है, जैसे कि करंट रेशो में हुआ था, लेकिन इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं है। लेकिन एज पर इंडस्ट्री एवरेज अगर हम कंपैरिजन करें तो इट्स अ गुड,
इमीडिएट लिक्विडिटी, गुड इमीडिएट लिक्विडिटी, ठीक है, गुड इमीडिएट लिक्विडिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉट सेटिस्फैक्टरी, क्यों? क्योंकि क्यों प्रॉब्लम है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे एक दिक्कत है। क्यों सेटिस्फैक्टरी नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने लिक्विडिटी एज पर इंडस्ट्री एवरेज और प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस के साथ मेजर नहीं करा। यहाँ पे गुड लिक्विडिटी हम कह सकते हैं, तो हम यहाँ से इसको ग्रीन मार्क कर देते हैं। और कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा इसमें, तो हम यहाँ पे अब हम देखेंगे कंपनी का कैश रेशो। अब कैश रेशो का फॉर्मूला क्या है? कैश डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, राइट। कैश को हम डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज। लेकिन हमने एक चीज समझी थी कि कैश सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं होता, बैंक बैलेंस अदर देन कैश भी होता है, क्योंकि वो भी लिक्विड कैश है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें बैलेंस शीट के अंदर मुझे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ मिलेगा? करंट एसेट्स के अंदर। जितनी भी करंट एसेट्स के आइटम है, जितनी भी इमीडिएट बेसिस पे एक साल के अंदर बेनिफिट देने वाली आइटम है, वो सारी करंट पार्ट में मिलती हैं, चाहे वो करंट एसेट्स हो चाहे वो करंट लायबिलिटीज हो, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे मिल गया करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड बैंक बैलेंस अदर देन कैश। मैं इसको डिवाइड कर दूंगा टोटल करंट लायबिलिटीज से, तो हम एवरेज से कंपेयर करेंगे, दूसरी चीज हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो कैश का जो अमाउंट है वो है 43,185 मिलियन, 43,185 मिलियन। एंड यहाँ पे नीचे वाला जो है वो है 2237 मिलियन, 2237 मिलियन। तो हमारा टोटल हो जाता है 45,422 मिलियन, ठीक है। 45,422 मुझे निकालना है करंट रेशो, कैश रेशो, ठीक है, कैश रेशो निकाल रहे हैं, सॉरी। यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 1,26,740 मिलियन। क्यों? क्योंकि हमें कैश रेशो निकालनी है, तो हम कैश डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज करेंगे, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आएगा 1,26,740 मिलियन, जो कि मेरा रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर हम कंपेरिजन कर लेंगे 0.358, ठीक है, 0.358 मेरा आ रहा है। और इस साल का अगर हम निकालें, ठीक है, अगर हम इस साल की कैश रेशो निकालें, अगर मुझे इस साल की कैश रेशो निकालनी है तो मैं निकालूंगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस बैंक बैलेंस अदर देन कैश। तो 43,471 मिलियन है मेरा, 43,471 मिलियन प्लस 3,884 मिलियन, तो 47,345 मिलियन हो गया। 47,355, सॉरी 355 मिलियन हो जाएगा हमारा कैश, और हम इसको डिवाइड कर देंगे इसके करंट लायबिलिटीज के साथ, तो हमारा कुछ आंसर आना चाहिए 47,355 डिवाइड बाई 1,26,166 मिलियन। तो मेरा जो कैश रेशो आ रहा है पिछले साल का वो आ रहा है 2024 में 0.375। सो अगर मैं देखूं यहाँ पे कंपनी ने एक तो दो चीज़ें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? एक तो मेरा जो एवरेज रेशो होना चाहिए था वो अच्छा नहीं है, ठीक है। एवरेज क्या था हमारा कैश में? 0.5, एक अच्छा कंसिडरेशन होता है। दूसरी चीज़, पिछले साल से इस साल इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है कैश में। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे हम अभी जजमेंट नहीं दे सकते, ओवरऑल लिक्विडिटी की जजमेंट यहाँ पे नहीं दे सकते आप, क्योंकि ये सिर्फ 2 साल का डेटा है। आपको कम से कम 5 से 10 साल का डेटा लेना है, प्रीवियस ईयर कंपैरिजन करते जाइए। यहाँ पे एक लिस्ट बनती जाएगी, जैसे आपने 23 का कंपैरिजन करा, 23 का भी आपको सेम करना है, फिर आप 22 का कीजिए। आप फिर उसके बेसिस पे एक जजमेंट लीजिए कि क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है तो कंपनी की लिक्विडिटी कंसर्न है, और अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है कि 1.2 था, 1.3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, अब जाके 1.86 हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल में कंपनी अपनी लिक्विडिटी मैनेज कर जाए, या हो सकता है अगले साल में ही कर जाए। अगर वो पिछले साल से डिक्रीज होता होता अब डिक्रीज हो गया है, ऑल्दो 24 से 25 में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन इतना बड़ा चेंज नहीं है, तो पिछले कई सालों में अगर ऐसा नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप कंसर्न बना सकते हैं, अदरवाइज आपको कंसर्न नहीं बना सकते। दो ही चीज़ें होंगी, या तो गुड लिक्विडिटी में जाएगा कंपनी या फिर बैड लिक्विडिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, यहाँ पे नॉट सेटिस्फैक्ट्री वाला पॉइंट डाल देते हैं, क्योंकि पिछले साल से जब मैंने कंपैरिजन करा
तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट एज पर माई अजम्पशन कह सकते हैं हमें नहीं मिले, तो हम यहाँ पे अभी के लिए कंपनी को अच्छा नहीं कह रहे इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। ओवरऑल हम कंपनी का जजमेंट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ लिक्विडिटी टर्म्स में देख रहे हैं। लेकिन सिर्फ 2 साल से काम नहीं चलेगा। क्या करना है, करंट ईयर का देखिए, करंट ईयर का प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन कीजिए, तो दोनों चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। इस साल कंपनी ने लिक्विडिटी अच्छे परफॉर्म करी है नहीं, और पिछले साल से क्या इंप्रूवमेंट है ये पता चल जाएगी। तो ओवरऑल जजमेंट आपको ऐसे ही बनाना है। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट पार्ट में अब हम बात करेंगे कंपनी की सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में, जो कि कंपनी की बेसिकली लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताता है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी हम चेक करेंगे कि कंपनी लॉन्ग टर्म में डेट रीपेमेंट कर पा रही है या नहीं। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म में डेट रीपेमेंट की, कि कंपनी शॉर्ट टर्म में डेट रीपेमेंट कर पा रही है। अगर लॉन्ग टर्म में भी नहीं कर पा रही है तो फिर दोनों में ही कंसर्न आ जाता है। अगर लिक्विडिटी कंसर्न है और लॉन्ग टर्म अच्छा है तो कंपनी काफ़ी हद तक सेफ है। वैसे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी के लिए लिक्विडिटी कंसर्न बन रहा है 2024 एंड 25 में। अगर पिछले साल से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है तो लिक्विडिटी ओवरऑल कंसर्न है, कि बैड लिक्विडिटी है कंपनी की। ठीक है, बाकी जजमेंट हम इसी के बेसिस पे नहीं कर सकते, ना कि ये स्टॉक एनालिसिस होगा ना कंपनी का एनालिसिस है। सिर्फ ये कैसे किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है ये हम देख रहे हैं। थैंक यू।